मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th दादी माँ पार्ट का सेकंड पार्ट। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी आप दया न करोगी तो उस बेचारी का निस्तारण कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चल चल चला समझाने। यहाँ पे लेखक ने बताया कि रामी चाची ने दादी माँ से आंचल पकड़ के सहायता के लिए कह रही है और बोल रही कि मुझ पे दया करो, मेरी बेटी की शादी है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची? तो वह विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपये के हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। इन्होंने लेखक ने बताया कि रामी चाची मिली थी तो मुझे उन्होंने बताया था, रामी की चाची मिली, उन्होंने बताया था कि हमारी मालकिन तो देवता है। मतलब वो दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी और कह रही थी कि मेरे सारे ऋण जो कर्ज थे उनको माफ़ कर दिया। और कल मेरे घर पे आई थी और ऊपर से मुझे 10 रुपये का नोट देकर कहा कि तुम्हारी जैसी बेटी वैसी मेरी बेटी है और इसके विवाह पे खर्च करना। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार उन्होंने दादी माँ ने उनके धनो चाची की किस प्रकार सहायता की इसके बारे में बताया है। तो लेखक ने कहा कि उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोग हैं का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात थी। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। ये प्राय एक कथा का हुआ करता था। इसमें विवाह को लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पाठ औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर भी आपत्ति की। तो लेखक ने बताया कि किशन भैया की शादी के समय ग्रामीण औरतें 4-5 रोज पहले से ही रात भर गीत गाती थी और जब बारात प्रस्थान हो जाती थी, बारात चली जाती थी तो पीछे एक अभिनय होता था जिसमें सारे जो पात्र होते थे सभी स्त्रियाँ होती थी और वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन मैं बीमार होने के कारण मैं बारात में ना जा सका, वहीं था और एक मेरे भाई भी वहीं थे। तब वहाँ की स्त्रियों ने हमारे पर आपत्ति की, हम वहाँ पे हैं तो उस आंगन में थे। तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही की चारपाई पे चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर क्या जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। तो लेखक ने कहा कि मैं चारपाई वहीं सो गया था, लेकिन उस अभिनय में जो भाभी की हंसी मजाक की बात पर मुझे भी हंसी आ गई और मेरा सारा भेद खुल गया, यानी मेरी पोल खुल गई। देबू की माँ ने चादर खींची। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया, बेचारा रोता ऐसा है, दूध पिला दूँ? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती है? तो उसी बात को देबू की माँ ने पता चल गया और देबू की माँ ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। इस पर दादी माँ से बहस हो गई। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, लेखक ने इस प्रकार कहा। तो वह वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तु तो किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो हमें अभयदान मिल जाता है, यानी हमें रक्षा का वचन मिल जाता है। यदि हमें कोई डांटता है तो हम दादी माँ के पास चले जाते हैं तो दादी माँ हमारी रक्षा करती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ एक बात आज भी कैसी कैसी होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन के सूखे पत्ते का कैसा नाचता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार ने धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने अपने से जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की सुबह चिंता की स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की थी वह घर की नहीं थी। तो उन्होंने कहा दादा की मृत्यु के बाद में दादी माँ काफ़ी उदास रहने लगी थी और सारा संसार धोखा की तरह लगा था। दादा ने भी दादी को कहा था कि दादा से पहले दादी की मृत्यु होगी, लेकिन दादा पहले चले जाते हैं, यानी उनकी दादा की मृत्यु पहले हो जाती है। और जब श्राद्ध का समय आता है तो वहाँ के जो शुभचिंतक हैं उनके पिताजी से काफ़ी धन संपत्ति खर्च करवाते हैं और वो भी वह कर्ज लेकर पिताजी ये सारी संपत्ति उनकी दादा पिताजी की संपत्ति नहीं होती, वह कर्ज लेकर ये सारा पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर लेखक ने मृत्यु जैसी सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया है।
दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर पे एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। स्नेह की कातर आंखों मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा। उनकी आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है, तू क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछे, बताओगी ना? मैं स्नेहपूर्ण आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि माँ के महीने में इतनी ठंड थी और वो दादी माँ नहा के आई हुई थी और वो गीले कपड़ों में ही वहाँ बैठकर संदूक पे दिया जलाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी। तो लेखक ने उनसे पूछा कि दादी माँ, क्या क्या है, पूछूं? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल है, तूने अभी खाना नहीं खाया? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, तो मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। लेखक ने जब पूछा, दादी माँ आप क्यों रो रही हो, तो दादी माँ ने उसका उत्तर नहीं देते हैं और उसको बोलते हैं कि चलो तुमने खाना नहीं खाया। वह रसोई में ले जाती है और उसको खाना खिलाने लग जाती है। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है, कितने के तो अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो उन्होंने देखा किशन भैया पिताजी आपस में बातें कर रहे हैं कि उन पे जो कर्जा है वो अभी उनके लिए लोग उनसे मांगने के लिए आ रहे हैं और वो रोने रोने जैसे हो रहे हैं। रोते क्यों हो रहे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ना हूँ। उन्होंने संदूक खोल के एक चमकती हुई चीज़ निकाली। मेरे दादा के ये कंगन, तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज के रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी। उन्होंने आंसू पोंछा, पुराने लोग आका पीछा सब सोचते हैं बेटा। तो दादी माँ ने कहा कि दादी माँ ने उनको बताया कि आप पिताजी को बोला कि किसी प्रकार की वो चिंता ना करे कर्ज से संबंधित। उन्होंने खुद के अपने जो दादा के दिए हुए कंगन उनको अपने पिताजी को देते हैं, बोलते हैं कि तुम ये जो भी कठिन परिस्थिति है इस समय ये कंगन अपने काम आएंगे, पर ये वंश की निशानी है। क्या पता तुम्हारे दादा ने इसीलिए मुझे दिया कि हमारे पुराने लोग आगे पीछे सब सोचते हैं कि जो ये गहने बुरे वक्त में हमारे काम आ सके। सचमुच मेरे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि उस समय मुझे लेखक ने कहा कि मुझे उस समय दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी, यानी जैसे कोई किसी देवता का श्राप मिल रहा हुआ हो, फिर वह देवता धरती पर मनुष्य के रूप में आता है, उस साफ भ्रष्ट देवी जैसी मेरी दादी माँ लग रही थी। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के एक लंबे खजूर के पेड़ पर उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियां सी कतारें घूमिल हो रही थी। आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मन बार बार अपने से पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इसी जिक्र का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि किशन भैया का पत्र आया और उसमें लिखा था दादी माँ का जो समाचार लिखे हुए थे, जो उनको लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार मन पूछ रहा था, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्योंकि लेखक की दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। इसी तरह से वह उनका मन दादी माँ की याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उनकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था।